चलो अगला टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी जो हमने किया Excuse me, वो sir. क्या था यार, एक मिनट, अभी जो हमने किया वो क्या था? दैट वाज व्हाट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट वाज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने जो फॉर्मूले किए XCOM, YCOM, ZCOM, वो क्या चीज बताते हैं? क्या वो उसकी मोशन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं? No, sir. किस No, बारे में sir. चर्चा करते हैं? Location. लोकेशन के बारे में। तो इस टॉपिक में हम सेंटर ऑफ मास को क्या करेंगे? घुमाएंगे, घूमी कराएंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूले वही यूज करने हैं, उसी से अपने पास मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले आ जाएंगे। हम बात करेंगे उसकी वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहला इसमें लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हमारे पास जो पोजीशन है, पोजीशन उसका जनरल लिख लेना ना। मैं एक्स वाई जेड में तीनों में नहीं लिखूंगा, मैं जनरल लिख रहा हूँ आर ऑफ सेंटर ऑफ मास, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और सेंटर ऑफ मास इज m1 r1 plus m2 r2 till mn rn divided by m1 plus m2 till mn। इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dr by dt is equal to m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt till mn drn by dt। इसको डिवाइड कर देंगे वही m1 plus m2 till mn से। ये क्या बन गया? dr by 1। what is dr by dt? V instantaneous. Correct, this is v instantaneous, velocity of center of mass instantaneous आ रही है, is equal to m1। what is dr1 by dt? V1. V instantaneous. is v1 plus m2 v2 plus till mn vn divided by m1 plus m2 till mn। Again, you got an important formula। बिल्कुल सेम है, इस फालतू दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जो चिपका लिया यहाँ तक। Yes, sir. So, नीचे जो m1 plus m2 plus m3 plus mn है वो सारा सिस्टम का ही मास है, आगे ना। Yes, sir. तो इसको एक और मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, v of center of mass is equal to summation मतलब mi vi upon m total, which implies m into v com is equal to summation mi vi, ऐसा भी लिख सकते हैं। and m into v is Momentum. yes, Momentum. I can say that momentum of center of mass is equal to summation of mi vi। लॉजिकली भी बनता है सेंस।
अरे सबके मोमेंटम्स का जब वेक्टर सम कर दूंगा तो सेंटर ऑफ मास की वेक्टर सम, सॉरी सेंटर ऑफ मास का ही मोमेंटम आएगा। हाँ क्या ना, Yes, sir. लॉजिकली और मैथमेटिकली दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। चलो फिर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मेरे पास ऊपर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला था, उसको क्या करूं तो कि एक्सेलरेशन आ जाए? Differentiate. Differentiate. करेक्ट। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to time. So what I'll get is dvcom by dt is equal to m1 dv1 by dt plus m2 dv2 by dt and so on. This is nothing but acceleration of center of mass is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus till m n a n। साइन वाइन डालना मत भूलना, जैसे हम m1 x1 में भी साइन डालते थे, ऐसे ही m1 v1 में भी साइन डालेंगे, m1 a1 में भी साइन डालेंगे। साइन डालना आपने नहीं भूलना है। वेक्टर एक्चुअली सिग्निफाइज कि अपने को साइन साथ में लेके चलना है। ठीक है, अच्छा इसका भी दूसरा फॉर्म बना लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ai डिवाइडेड बाय टोटल सिस्टम का मास है। दिस इज नथिंग बट m into a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन mi ai। एंड व्हाट इज m into a? Force. मैं बोल सकता हूँ भाई दिस इज दी, और एक्सटर्नल फोर्स होगी m into f इज इक्वल टू नेट फोर्स, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है। नेट एक्सटर्नल फोर्स is equal to m a is equal to summation mi a। तो भाव ये है कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, मूव नहीं, ये एक्सेलरेट करेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हुई तो एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास विल बी 0. करेक्ट, एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास विल बी 0 अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ठीक है, जैसे हम कोलिजन करके आ रहे हैं, उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, इंटरनल लगती है, तो उसमें सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करता। 0. बॉम्ब, हाँ बॉम्ब एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्स लगती है, एक्सटर्नल नहीं लगती, तो उसमें भी सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करता। ठीक है, ये चीजें जो है, चलो इनके एग्जांपल्स लिख ही लेते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो भी हमने मैथ्स किया है उससे रिलेटेड थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। पहला, अगर सेंटर ऑफ मास, अगर नेट फोर्स 0 है, if
एफ एक्सटर्नल जो है वो 0 है, तो उस केस में मतलब ये दो केसेस में हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट पे और बॉडीज Moving with constant velocity. बिल्कुल सही बात। तो इस केस में पहला जो बनेगा फर्स्ट, इसमें सेंटर ऑफ मास पहला बनेगा इज एट रेस्ट। तो बॉडी पड़ी है तो पड़ी है तो पड़ी है, अगर बॉडी पड़ी है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी पड़ा है, उसको भी क्या पड़ी है ना, इधर उधर घूमने की, सेंटर ऑफ मास भी उसी के साथ वहीं पे आराम से पड़ा है। ठीक है, तो वो तो रेस्ट वाला तो मतलब बिल्कुल ही सिंपल सा केस है। या ये भी बोल इंटरनल वाला, जैसे मान लो लेट्स से एक बॉम्ब बड़ा बड़ा एक्सप्लोड कर गया, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या थी? 0. 0। तो फाइनल भी क्या रहेगी? 0. 0 0। तो फाइनल अगर 0 रहेगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, फोर्स नेट 0 है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा बस। मोमेंटम अगर सेंटर मास की वेलोसिटी फाइनल 0 है तो मोमेंटम 0 है, मोमेंटम 0 है तो इंडिविजुअल पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास हिलेगा बट मोमेंटम टोटल कंजर्व रहेगा। सर इंडिविजुअल फाइनल पार्टिकल वेलोसिटी 0 ले रहे हैं। क्या सर फाइनल वेलोसिटी क्यों 0 ले रहे हैं? अनुष्का जी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम इज 0 फाइनल मोमेंटम शुड बी 0। ओके। तो इसके एग्जांपल लिखिए, जैसे एक्सक्यूज मी सर। सर एक्सप्लोज सर इसमें मोमेंटम इसलिए कंजर्व है ना क्योंकि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसमें, मतलब वो 0 है। ठीक है सर। bomb explodes into pieces, then p initial is equal to 0, therefore b initial velocity of center of mass is 0, therefore final velocity of center of mass is 0. ठीक है, ये हो गया। और दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है, मान लो अगर दो बॉडीज हैं, these two bodies are attracted towards each other due to gravitational force. Let's say these two bodies are attracted towards each other due to gravitational force. ठीक है, तो इसमें भी नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस 0. 0, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट अगर इनिशियल भी रेस्ट में था। तो इफ here f external is 0, therefore acceleration of center of mass is 0. Therefore velocity of center of mass is 0, provided initial भी 0 होनी चाहिए। अगर इनिशियल कुछ होगी तो वही रहेगी। तो इतना तो तुम लोग दिमाग लगा ही सकते हो, ये चीजें तो बताने की अब जरूरत है ही नहीं। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है, उस केस में फोर्स 0 होती है। तो बी केस नंबर बी,
center of mass is moving with constant velocity. तो उसका भी मतलब वही, अगर बॉम्ब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चलता एक्सप्लोड कर गया, या दो बॉडीज हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रही थी और टकरा गई, आई मीन उनका सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है। तो एक गाड़ी है मान लो, एक ब्लॉक है मान लो, एक ब्लॉक है कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट वेलोसिटी पे जाएगा। ये है सिंपल। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर एक्स एक्सटर्नल जीरो ना हो तो उसका कोई एग्जांपल बताओ। लेट्स से if f external is not zero, तो उस केस में acceleration of center of mass will be non zero। इसमें लिखी थी हमने acceleration, इसमें लिख लो जरा भाई, therefore acceleration of center of mass is zero। अब इसमें acceleration of center of mass is non zero। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, जैसे बॉम्ब ऐसे जा रहा है, रास्ते में यहाँ पे एक्सप्लोड कर गया मान लो, जैसे अगर इधर कोई एक्सप्लोड करेगा, एंग्री बर्ड्स है ना, एंग्री बर्ड को हमने फेंका और इधर वो एंग्री बर्ड खिली है, एक एंग्री बर्ड होती है ना, वो अंडा देती है, ब्लैक वाली और एक वाइट वाली। ब्लैक तो बॉम्ब गिराती है शायद, बॉम्ब गिराती है। बॉम्ब खुद बनती है, तो वो अंडा गिराती है, अंडा वो ऐसे गिराती है बिल्कुल वर्टिकली, यस सर, है ना, और खुद किधर जाती है, आगे की तरफ ऐसे, प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब ऐसे ऐसे ही जाएगी बर्ड, फिर ऊपर को जाती है ऐसे। वो ऊपर को जाती है, वो ऊपर को जाती है, ऊपर को इसलिए जाती है ताकि उसकी रिजल्टेंट जो वो है वो ना हिले। देखो देखो, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन सेंटर ऑफ मास का हिलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं हिलना चाहिए? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, हाँ के ना। अच्छा पहले एक बात बताओ, इधर इधर ये पता है तुम लोगों को कि इधर फोर्स लग रही है कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्टाइल में? कौन Yes. सी फोर्स? यही नहीं पता। सर ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ यार, यस सर। अबे यार तुम लोग, हाँ मतलब थोड़ा है वो गलियां हैं प्रोजेक्टाइल की, इधर एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो एक एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड आल्सो बी कांस्टेंट, यस और नो? यस सर। तो एक्सेलरेशन अगर सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट है, वो कौन सी जी है, तो उसको एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करना ही पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास कैन नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग, तो उसको प्रोजेक्टाइल से हटना अलाउड ही नहीं है। तो क्या करेगा वो? सेटिंग करेगा अपनी सेटिंग, ऐसे कुछ करके, ताकि रिजल्टेंट यहाँ बन जाए। इसीलिए बर्ड ऊपर जाती है, अंडा नीचे गिराती है, ताकि रिजल्टेंट वही बने भाई, रिजल्टेंट में चक्कर ना पड़ जाए कोई। ठीक है, यस सर। फिजिक्स लगती है उसमें प्रॉपर तरीके से, एंग्री बर्ड में। रोहित शेट्टी की मूवी नहीं है। ठीक है, चलो भाई, लिखी ना, इधर लिख ही लो तुम लोग ना, प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट
F external. Therefore, constant acceleration of center of mass is equal to A equal to G downwards. Therefore, path remains path of center of mass remains projectile. तुम लोगों ने इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, लेट मी शो यू दैट। मजेदार दिखाऊं या ना दिखाऊं? ये सवाल दिखाओ। करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, Excuse, सर एक बार दोबारा समझा दो, ये पाथ ऑफ सेंटर मास रिमेन्स प्रोजेक्टाइल, समझ नहीं आया सर। भाई साहब दिखाता हूँ। समझाता नहीं, अब दिखाते हैं तुमको, दिखाते हैं। अरे बबुआ, वीडियो दिखी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये हम नहीं हैं। ठीक है, मच्छर मारने Badminton. चलो बैडमिंटन ले लो, कोई भी है। तो इधर देखो, इसने क्या किया, इस रैकेट को मतलब पागलों की तरह घुमा दिया, लेकिन इस रैकेट का कोई सेंटर ऑफ मास भी होगा। Yes, sir. उसने एक प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका है इसको, हाँ कि ना? मतलब उसने तो फेंक के छोड़ दिया, तो अभी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो इसको मैंडेटरीली प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करना पड़ेगा। इसके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई, रैकेट के पास, ठीक है, उसको करना पड़ेगा। तो बाकी पॉइंट्स करें ना करें, लेकिन सेंटर ऑफ मास सबसे सियाना बच्चा होता है, वो रूल फॉलो करता ही करता है, ठीक है। बाकी करें ना करें, बाकी भाड़ में जाए, बाकी तो आसपास के जो पॉइंट्स हैं वो सब शरारती बच्चे हैं। सेंटर ऑफ मास जो है वो एक आइडियल बच्चा है, हरनूर की तरह नहीं। हरनूर गई है, मैं कहाँ से गया? तो इधर देखो, अभी दिखा नहीं होगा ना, अभी दिखाएगा ये। ये जो रैकेट का एंड था ना, उसका पाथ है विच इज रैंडम। एंड व्हाट इज एंड द सेंटर मास? No, sir. No, sir. ठीक है, इट इज नॉट द सेंटर मास, ठीक है। तो उसको तो प्रोजेक्टाइल नहीं फॉलो करना है। अभी फोकस ऑन द सेंटर ऑफ मास लिखा है, अरे वाह, अरे वाह। अब ध्यान देना, इधर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता लगने वाली है तुम लोगों को। इसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया है, ये पता लगा? यस सर। अभी कौन देख रहा है इसको? Center of mass. सेंटर ऑफ मास। Center of mass. सेंटर ऑफ मास देख रहा है किसको? रैकेट की एंड को। तो सेंटर ऑफ मास को ये लगेगा कि सारे के सारे पॉइंट किसमें घूम रहे हैं? Circle. सर्कुलर मोशन। कॉल करेक्ट। और देखें, मेरे पास कुछ और भी। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज, सर जो सेंटर ऑफ मास है उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है, इसी कारण जो सारा ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? सर जो सेंटर ऑफ मास है उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है, जो कि मतलब नीचे को जी लग रहा है सर, तभी जो सारा ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल में जा रहा है, इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, बस यही सेंटर मास का तो हाथ पकड़े रखेंगे ना सारे। यस सर।
गुड मॉर्निंग। ठीक है, बाकी यार वीडियो एक ना वीडियो मैंने पिछली बार दिखाई, मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया उसने, वो वीडियो अब मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, तुमको भेज दूंगा, ठीक है, उस बंदे की। इसको सॉल्व करते हैं। करेक्ट। ठीक, करेक्ट। विद्योत्मान, ढिल्लों, जाशीन, अंशुल, अर्शप्रीत, करेक्ट। कहाँ तक बताया था मैंने? अर्शप्रीत तक, असीम, ईशान, करेक्ट है, सबका सही है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, एवरीबॉडी करेक्ट। इसमें कोई है नहीं ज्यादा मुद्दा सॉल्व करने का। वेलोसिटी ऑफ द थ्री पार्टिकल्स, मासेस दे रखे हैं, उनकी वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी सेंटर मास। बहुत अत्यंत ही आसान सवाल है। तो वी सी ओ एम इज m1, और हरनूर गलत कर दिया है तुमने पहले, और एशमित, अरे यार बी आंसर पैसे निकाल दो तुम लोग। इट इज 20 into 10 I cap plus 30 into 10 J cap plus 50 into 10 K cap divided by M1 plus M2 plus M3, that is 100. That comes out to be 2 I cap plus 3 I cap, I cap J cap. J plus 5 K cap. अगला सवाल, सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ रखा है। अब एटवुड मशीन होती क्या भला है? इट इज नथिंग but a simple
सिस्टम कंटेनिंग अ पुली एंड टू मासेस, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन। ये एटवुड मशीन है, ठीक है। दिस इज M1, इस तरफ इसमें M1 ज्यादा दे रखा है, दिस इज M2। सर ये दिया होगा या फिर हमें पता होना चाहिए? पता होना चाहिए, ये तो मैंने अभी बता दिया, बट ये पता होना चाहिए। इस सिंपल सिस्टम को एटवुड मशीन बोलते हैं। This is a very good question. अरे नहीं रे यासी, ये क्या भेजा है तुमने? तो वो स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर कैसे लिखूं? M1 स्क्वायर है। अच्छा अच्छा, वो स्क्वायर है। नहीं नहीं, गलत है जवाब तो। अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, गंभीर समस्या में जैसे बच्चे। मैं कोई सेठी, तो सेठी ये क्या किया? सर मेरा इतनी सारा कुछ गंभीर कट गया, है। कैंसिल हो गया मेरा सारा कुछ। सारा कुछ कैंसिल। अरे ना सर भाई, दोबारा देखता हूँ। हाँ, इतनी गंभीर समस्या का इतना सरल वो नहीं है। अमृतपाल ना, अगर किसी को स्क्वायर लिखना हो तो SQ लिखना भाई, स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि M1 M2 का स्क्वायर पता नहीं है ना, M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर। भूमि गुप्ता, करेक्ट। भूमि हेडफोन करेक्ट है। अरे भूमि, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस तक पीछा नहीं छोड़ेंगे रो। ओए डिल्लो, ये क्या है? सर वो टाइप सा नहीं हुआ ठीक तरह। हाँ भाई, इसको पढ़ेगा कौन? अबे ऊपर ये क्या है? तूने स्क्वायर खोला क्यों है? नहीं सर, खोला ही नहीं है स्कूल, स्क्वायर खोला नहीं है। खुले नहीं स्क्वायर है। M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर माइनस 2M1, क्या है ये? स्क्वायर खोला नहीं हुआ तूने माइनस 2M1 M2 करके? सर मतलब वो मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन
हाँ खोले ही है। अबे यार, आशी बंसल, सर आंसर ठीक है या गलत है? पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, सही से बोल इसको। आशी बंसल गलत है। सेठी, अबे क्या कर रहे हैं सेठी? प्रणव ना, जाशी ना। चलो लेट्स सी। सर 1 मिनट रुक जाओ। करेक्ट, 1 मिनट रुक जाऊं। यस सर। चलो भूमि, इतने तुम बताना शुरू करो। भूमि हेडफोन। सर एक बार चेक कर लो, अब दोबारा भेजो। अच्छा, प्रीति का आंसर गलत है। सम्राट ढिल्लों, कोई करेक्ट है? ओए करेक्ट है। हाँ विद्योत्मा, तुम्हारा ठीक था। भूमि हेडफोन, तुम अगर अनम्यूट ना हुई ना तो Yes, तुम्हें sir. मेरी क्लास अलाउ ही नहीं करना, पता है तुम्हें? Yes, sir. हाँ चलो बताओ। सर अरे, पर मैंने एक्सेलरेशन वेक्टर को लिखा कि ऊंची, m1 थोड़ा ऊंची, ऐसे नहीं ना, देखो सुन नहीं रहा। एक्सेलरेशन वेक्टर को लिखा कि m1 माइनस ऊंची m2। ऊंची ऊंची, ना ना ना, सुन नहीं रहा। सर उसकी बोल रही हूँ। अरे यार पास आओ ना उसके माइक के, या सर माइक को अपने पास ले। सर पास ही माइक के। अरे तुम्हारे पास तो इतने बड़े हेडफोन थे। सर वो तो खराब हो गए। नजर लग गई उनको। चलो बताओ। सर पहले मैंने ए वेक्टर को लिखा कि m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू d। अच्छा, फिर ए वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास लिखा माइनस m1 बाय m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 d। उसके बाद सर ये समझ आ रहा है क्या बोल रही है? मेरे को समझ नहीं आ रहा, सुन ही नहीं रहा। चलो छोड़ो, हम एज्यूम करते हैं। सर मैं चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो इधर क्या करना है, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ बच्चे इधर क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम फाइंड करके भेज रहे हैं मेरे को, which is m1 minus m2 upon m1 plus m2g। वो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है भाई, अपने को एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फाइंड करनी है। ठीक है, मान लो ये सिस्टम क्योंकि m1 भारी है तो इस नीचे जाएगा इधर, ठीक है, ये ऊपर जाएगा इधर, आगे ना, सर ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन मान लो a1 है ना, a2 है, इसकी एक्सेलरेशन मान लो a1 है। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम क्या होगा? सेम सेम। एक्सेलरेशन 1 equal to f net upon m total, therefore a1 is equal to a2 is equal to m1g minus m2g on m1 plus m2। ये दोनों की इंडिविजुअल एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। therefore acceleration of center of mass it is m1 a1 plus m2। अरे मैं जान के स्लो बोल रहा हूँ विद्युत, माय वॉइस इज डेलिबरेटली लो। अरे काहे चीकू मैं, काहे Why? बहुत थोड़ी आ रही है। अरे आएगी, मैं बोली बहुत थोड़े रहूं, है ना, क्योंकि सिर्फ मेरे चीखने से तुम लोग नीट क्लियर नहीं करोगे। m1 a1
plus m2 a2 divided by m1 plus m2 तो ACUN आ गया मेरे पास n1 ठीक है। मान लो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं या डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं और अपवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। डाउनवर्ड को पॉजिटिव लो, अपवर्ड सर जनरल रख लो, यस सर, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो। अपवर्ड पॉजिटिव ले लो। लो है, इसको नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो। तो m1 a1 नीचे को है तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ m1 minus m2 g upon m1 plus m2 plus m2 into बीच में फंस गया a2 m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g अपवर्ड पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड नेगेटिव लिया है, डिवाइडेड बाय m1 plus m2। इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा, ये तो कॉमन निकलेगा m1 minus m2 g अपॉन हमने पहले ऊपर पॉजिटिव ले रखा है डाउनवर्ड को m1 g उसके चक्कर में यहाँ पे साइन हुआ है m1 प्लस ठीक है। यहाँ पे आएगा, चलो माइनस, उधर तो कोई चक्कर नहीं पड़ता, इधर माइनस कॉमन में निकालेंगे बाहर, ब्रैकेट में अंदर बचेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, this comes out to be minus m1 minus m2 का स्क्वायर और m1 plus m2 का स्क्वायर into g। This is in vector form। तो नेट जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की वो होगी डाउनवर्ड, नेगेटिव साइन ये बताता है। सर अगर हम उल्टा साइन लेते जो आप कह रहे थे पहले तो भी सेम ही आता। कॉमन निकालने की जरूरत ना पड़ती, आंसर पॉजिटिव में आ जाता, पॉजिटिव हमने डाउनवर्ड माना होता, तब भी कोई चक्कर नहीं है। ओके सर। इसका मैग्नीट्यूड आ गया m1 minus m2 on m1 plus m2। That's it। Exercise 01 part A B your homework, and जो exercise 2 हमने पहले डिसाइड कर रखी है वो ये आपका होमवर्क है। And exercise 2। That's it for today। Goodbye। Excuse me, sir. Yes। सर हमने पॉइंट लिखा था कि सी न्यू और सी रिमूव्ड एक ही लाइन में होंगे, सर उसका कोई रीजन? सोचना खुद, due to symmetry। ओके सर। सर अगर सिमेट्रिकल फिगर ना होए फिर तो नहीं होंगे? अबे सिमेट्रिकल फिगर नहीं, जब रिमूव करते हैं तो सिमेट्री मेंटेन करने के लिए ऐसा ही होगा। सर मतलब अगर कोई भी कैसी भी फिगर ले लें तब भी सेम ही लाइन में आएंगे? समझ ले लें तब भी सर वैसा ही होगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस विद्या। सर नेगेटिव वर्क जीरो वर्क से कम होता है? नेगेटिव ऑफ
जीरो वर्क से कम होता है क्या? सर नेगेटिव वर्क जीरो वर्क से कम होता है It is a scalar quantity. यस सर थैंक यू सर एक्सक्यूज मी सर, बस सर बस एक डाउट है। हम लोग की आवाज अभी निकल रही है ना, अभी सर पूछ लो। बाय।